नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग प्लास्टिक से कितना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। जाने अनजाने रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का कितना ज्यादा इस्तेमाल है, इतना ज्यादा कि हमारे खाने पीने में, हमारे नदी नालों में, हमारी चीनी नमक में, सभी में माइक्रो प्लास्टिक का जहर है। माइक्रो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे कण जो आपको नजर नहीं आते। और आज एक बार फिर हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक 2024 के आखिर तक कुल 217 देश 31,53,813 टन माइक्रो प्लास्टिक दुनिया के नदियों में और समंदर में छोड़ेंगे, जिसमें कि चीन, भारत, अमेरिका और जापान का हिस्सा 51% होगा। 2024 की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में भारत जो है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। स्विस नॉन प्रॉफिट ईए अर्थ एक्शन की एक स्टडी है जिसमें ये पता चल रहा है। 2021 की एक स्टडी में ये सामने आया था कि गंगा नदी जो भारत की का सबसे बड़ा रिवर्स बेसिन सिस्टम बनाती है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा दुनिया की किसी भी बड़ी नदी से ज़्यादा था। और 2023 में भारत की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें कि ये माना था कि हमारी नदियों और जलाशय में माइक्रोप्लास्टिक हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनका कि हमारी स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। आपको एक ग्राफिक दिखाते हैं एक नई स्टडी की। ये जो स्टडी है ये यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की है। इसके मुताबिक भारत पर्यावरण में लगभग 9.3 मिलियन टन यानी कि 93 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करता है। माफ कीजिएगा, मैक्रो प्लास्टिक यानी कि इसमें तमाम तरह के प्लास्टिक जो हैं वो शामिल हैं। इनमें से 90% से ज़्यादा म्यूनिसिपल वेस्ट हैं या फिर लैंड डिस्पोजल साइट्स पर जलाए गए कचरे हैं। दुनिया भर के 50,000 से ज़्यादा शहरों में और कस्बों में स्थानीय स्तर पर उत्पादित कचरे की भी जांच हुई है। स्टडी के अनुसार भारत हर साल 604 ताज महल को भरने के बराबर कचरा छोड़ता है। तो ये सोचिए, जब हम फिगर्स सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण सूची तैयार करने के मकसद से ये स्टडी की गई है। दुनिया में 2020 में 5 करोड़ 20 लाख टन प्लास्टिक कचरा छोड़ा गया। भारत के बाद नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, चीन है, पाकिस्तान है। यानी नाइजीरिया और इंडोनेशिया दूसरे और तीसरे नंबर पर है और चीन चौथे नंबर पर है। लेकिन चीन में अब कचरे को कम करने के ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है। प्लास्टिक से प्रदूषण में बांग्लादेश, रूस और ब्राज़ील भी काफ़ी आगे हैं। प्लास्टिक इस्तेमाल को कम करने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर भी चर्चा हो रही है। तो कुछ सवाल जिस पर आज इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार के स्तर पे, हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। तो वो सवाल यही है कि हम कैसे निजात पाएं खाने पीने में माइक्रो प्लास्टिक से। ये भी बड़ा सवाल है कि हम तमाम लोगों में इसको लेकर कितनी जागरूकता है और इससे जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है उसके बारे में कितनी जानकारी दी जाती है। क्या ये तेजी से फैलती हुई तमाम तरह की खतरनाक बीमारियों का कारण बन रहे हैं। हमारी जो समंदर में जो मरीन लाइफ है उसके लिए ये कितना ज़्यादा जानलेवा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकें और हम सिटीजन के तौर पे क्या कर सकते हैं। ये तमाम सवाल हमारे पास आज मौजूद हैं चर्चा के लिए, जिसपे कि हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जो यहाँ पर स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, आपको मिलवा दूँ। सबसे पहले आपको मिलवा दें गौरी गुप्ता से, जो कि को फाउंडर हैं रानी इको स्टेप्स की। तो रानी इको स्टेप्स, गौरी ये काम करती हैं वहाँ पर कि जो पैकिंग होती है चीज़ों की जिसे हम ख़रीदते हैं, उसी स्तर पर कैसे हम प्लास्टिक को कम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। तो कैसे ये काम कर रही हैं, इनसे जानेंगे। हमारे साथ रवि अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पर्यावरण समिति के ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो प्लास्टिक की बात तो हम कर रहे हैं, प्लास्टिक ज़रूरी भी है आम दिनों में, पर उसका हम सही इस्तेमाल कैसे करें, डिस्पोजल कैसे करें, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी। विमलेंदु झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, लगातार इस मुद्दों पर काम करते आए हैं। देवी गोयनका हैं जो कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट से जुड़े हैं। और हमारे साथ हैं वाणी मूर्ति जो फाउंडिंग मेंबर हैं SWMRT, और ये बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं।
बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। ये जो रिपोर्ट और ये जो स्टडी आई है नई, और उसके पहले भी तमाम लोग, विमलेंदु जो एनवायरनमेंट पे से जुड़े लगातार काम करते हैं, उन्हें पता है कि एक ख़तरनाक स्थिति है। तो ये जो रिपोर्ट है वो लोगों को ज़रूर चौंकाती है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा जो हम माइक्रो प्लास्टिक और मैक्रो प्लास्टिक भी जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब अवेयरनेस तो बढ़ी है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली इसको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल पे क्या बदलाव दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि आश्चर्य हमें उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए इस चीज पे, क्योंकि बहुत साल दर साल पिछले 2 दशकों से हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें कहा गया है कि प्लास्टिक का कंजम्पशन और प्लास्टिक का डिस्पोजल दोनों बढ़ गया है। ये जो स्टडी है वो एक निर्णायक रूप से कह रहा है कि 20% जो है विश्व का जो प्लास्टिक प्रदूषण है वो भारत से ही होता है। मतलब भारत एक बहुत बड़ा ग्रैंड कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो एक लेवल पे हम बहुत ही एक रैंक में तो आए हैं, लेकिन समस्या जो है, जो आपने कहा कि गंगा की समस्या हो या ओवरऑल मरीन लिटर के बारे में बात हो, तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। साथ ही साथ हमने पिछले 5-6 वर्षों में देखा है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ पहले हम इसको एक इकोलॉजिकल हैजर्ड मानते थे कि एक पर्यावरण के तौर से ये एक समस्या है, लेकिन पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से हमने अनेक रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें कहा गया कि एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर भी है, क्योंकि सिर्फ इसका इम्पैक्ट हमारे नदियों के स्वास्थ्य, हमारे जंगलों के स्वास्थ्य या हमारे जमीन के स्वास्थ्य और हमारे पानी के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि इंसान और जानवर के स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। जो हम देखते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक की जो स्टडीज आई हैं कि ह्यूमन फीटस, प्री बॉर्न बॉडीज में भी माइक्रोप्लास्टिक जो है पाया गया है। तो बहुत ही एक दुखद एक इश्यू है, लेकिन इसकी वार्निंग जो है पिछले 2 दशकों से हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने हमें दिया है। इसका जो निर्णायक आपका जो सवाल है कि इसके बारे में हमें करना क्या चाहिए, तो एक बहुत आवश्यक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि से नो टू प्लास्टिक का कैंपेन भी पिछले 40 वर्षों से पूरा का पूरा देश चला रहा है। हम लोग स्कूलों में कहते हैं और 40 वर्षों से कहते हैं कि से नो टू प्लास्टिक बैन या कि प्लास्टिक को नकारा जाए। लेकिन जब तक हम एक सिस्टेमिक तौर पे प्लास्टिक को नहीं रोकेंगे, उसके तहत एक कानून आया विच वाज EPR, विच वाज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, की अगर जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बन रहा है या प्लास्टिक पैकेजिंग है वो जो है प्रोड्यूसर ग्रुप जो है उसको वापस ले, या फिर सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया। लेकिन एक बात विमलेंदु, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ यहाँ पे, ये जो प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हो सकता है पैकेजिंग, क्योंकि आप एक साथ साथ देखिए कि जो रेडी टू ईट खाना है वो कितना ज्यादा बढ़ा है। जो विदेशों में दिखता था वो यहाँ पे सब लोग उस तरह से खरीद रहे हैं। दूसरे की डिलीवरीज जो खाने की हो रही हैं उसमें कितना ज्यादा कंजम्पशन है प्लास्टिक का, तो उसके विकल्प क्या हैं? वो विकल्प जो कि बहुत लोगों को अवेलेबल हो। देखिए, अब एक बहुत ही निर्णायक सोच हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव हुआ है, कन्वीनियंस हुआ है कि फास्ट फूड के बारे में हम जब बात करते हैं, अभी आपके ही चैनल पे मैं कल बात कर रहा था, फास्ट फैशन के बारे में हम बात करते हैं, इन सारे इश्यूज में तो हमें कन्वीनियंस तो है, चीप भी है। प्लास्टिक बहुत ही सस्ता एक उपाय है और उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो हमें एक सिस्टेमिक लेवल पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे मार्केट फोर्सेस के साथ काम करते हैं। अभी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 वर्षों से बहुत सारे पैकेजिंग, बहुत सारे बड़े जो डिलीवरी कंपनीज हैं उन्होंने प्लास्टिक को हटाया है, लेकिन जिस तरह की समस्या है उससे प्रोपोर्शनेट एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। एक ओवरऑल तो प्लास्टिक को जो हटाने की बात होती है, बैन नहीं कर सकते हैं। जी अब बिल्कुल यही बात मैं यहाँ पे रवि अग्रवाल जी से पूछना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक जो है वो आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से उसका इस्तेमाल होता है कि आप इसको बिल्कुल बैन नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह के प्लास्टिक को हटाया जाना चाहिए? और प्लास्टिक को आप उसके एनवायरमेंट कमेटी से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, तो इस एसोसिएशन के तहत आप लोग क्या कदम उठाते हैं प्लास्टिक को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करने के लिए, या किस किस्म का प्लास्टिक ज़्यादा नुकसानदेह है, माइक्रो प्लास्टिक्स को कैसे हम से बच सके, क्या करते हैं हम लोग इसके लिए? ऐसा ये जरा सा मैं एक भूमिका बनाना चाहूँगा इस बारे में कि हमारे देश में प्लास्टिक कंजम्पशन अभी बहुत कम है पर तो कैपिटा। प्लास्टिक का कचरा इतना ज़्यादा कैसे जनरेट कर रहे हैं? प्लास्टिक का कचरा जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर है वो इस बात के लिए जागरूक नहीं है। आप यदि तो जब प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है तभी तो इस्तेमाल भी हो रहा है उतना ज़्यादा ना? ठीक है, प्लास्टिक प्रोड्यूस होना अलग है, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन के टाइम
कोई एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं है। प्लास्टिक का दाना लिया, फिल्म बनाई, पैक बनाया, वो बनाया। सर पर उसमें एक, सॉरी आपको बीच में टोक रही हूं, उसमें ये भी है कि जब आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ तो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, बहुत सारी जगह पे इसको प्रतिबंध भी इस पर लगाया गया है क्योंकि आप उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, पर वो भी सभी जगहों पे प्रतिबंध नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे गवर्नमेंट ने विशेष कानून बना दिए हैं और उसको इस्तेमाल करना अब गलत है, कानूनी तौर पे गलत है। जो बनाता है उसको नहीं बनाना चाहिए और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी आर विद इट, जो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, लेकिन उसका रिसाइकलिंग से कोई संबंध नहीं है। कोई भी हर प्रकार, जब प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है तो वो कितनी बार रिसाइकलिंग हो सकती है? जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि प्लास्टिक के बोतल और दूसरी चीजें रिसाइकलिंग के लिए दें तो एक बार रिसाइकलिंग हुई, उसके बैग बन गए, उसकी और चीजें बन गई, पर वो रिसाइकलिंग भी कितनी बार होगी? उसके बाद फिर वो 10 बार तक हो सकता है। 10 बार रिसाइकलिंग होती है। और प्लास्टिक बड़ा यूजफुल रॉ मटेरियल है। बात है लापरवाही कंज्यूमर की, जो मुझे बल्कि जो माइक्रो कण उसके मिल रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक है, उसमें कंज्यूमर की लापरवाही कैसे है? वो तो आपके खाने पीने पानी में घुला हुआ है। वो नहीं, वो प्रोडक्ट की, जिसने प्रोडक्ट बनाया, जिसने प्लास्टिक की पैकिंग ऐसी बनाई कि वो घुल गई, जैसे चीनी में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। देयर इज अ रॉन्ग विद द पैकेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। वरना प्लास्टिक सब चीज में इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसी में क्यों है, चीनी में या उसमें क्यों गया? दैट इज अ मिस्टेक ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोड्यूसर। उसने तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, या किसको जिम्मेदार किया जाए कि आपने सही पैकिंग की या गलत पैकिंग की? ये आप कैसे देखेंगे? BIS वालों से बातचीत हुई है, दे आर मेकिंग मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स रिगार्डिंग सच प्रोडक्ट्स। लेकिन ये तो छोटा सा मसला हो। बात है जो आपने कहा, भारत कचरा प्रोडक्शन में ये स्टडी आई है जिसमें दिख रहा है कि मैक्रो प्लास्टिक्स भी हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम 604 ताजमहल भर दें अपने प्लास्टिक के कचरे से, और ये तब जब हम इतनी इस पर बात कर रहे हैं और इतनी अवेयरनेस अब लोगों में है, तो ये हालत है हमारी। अवेयरनेस ये जी, क्योंकि उठाने का जो मैकेनिज्म है, लिटर, प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो लिटर की वजह से है। कंज्यूमर ने चीज खाई और पैकेजिंग उड़ा दी। ये बात आपने सही कहा। देवी गोयनका, मैं आपको भी इसमें शामिल करना चाहूँ कि जो हमारे यहाँ जनता है, जो सिटीजन है, सिविक सेंस और अवेयरनेस वहाँ पे भी बहुत कमी है। आप किसी भी कुछ शादी ब्याह हो, भंडारा हो, कहीं कोई खाना खिलाता हो सड़कों पर, उसके बाद आप एक बहुत बड़ा लिटर, एक कूड़े का पहाड़ जरूर देखते हैं, क्योंकि चाहे थर्मोकोल हो, प्लास्टिक ना हो, थर्मोकोल ही सही, पर वो भी बहुत एनवायरमेंटल हैजर्ड है, वो सड़कों पे फेंका रहता है, ग्लासेस, प्लेट्स। तो ये डिस्पोजल जो है वेस्ट का, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी समस्या है या प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक? आप क्या मानते हैं? पहली बात है कि जब तक आप प्रोडक्शन के ऊपर काबू नहीं रखते हो, ये प्रॉब्लम तो बढ़ने वाला है जी। हम तो कंज्यूमर को हमेशा ब्लेम कर सकते हैं, पब्लिक को ब्लेम कर सकते हैं, उनके पास सिविक सेंस नहीं है, बट वो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो पहला सवाल है। दूसरी बात है कि जो इम्पोर्ट हो रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी काबू रखना जरूरी है। वो जो पैकेजिंग है उसका क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पर प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स को रोकते हैं, पर तमाम इंटरनेशनल खाना पीना जो आता है प्लास्टिक के पैकेजेस में, चाहे वो आपके तमाम तरह के चिप्स हों या जो दूसरी चीज़ें हैं दुकानों में मिलती हैं, उन सब में तो प्लास्टिक पैकेजिंग का ही इस्तेमाल है। उसको रोका जा सकता है क्या? बिल्कुल रोका जा सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो है। प्रॉब्लम है कि ये प्लास्टिक कंटेनर सबसे चीपेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट है, लाइट वेट होते हैं, मैन्युफैक्चर आसान है, तो जो भी प्रोडक्ट बेचता है ही चूज द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद में क्या होता है, इट इज़ नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्लास्टिक कंटेनर से मेरा खाना पोल्यूट होता है, मेरा खाना अडल्ट्रेट होता है, एक पानी की प्लास्टिक की बोतल में बोलते हैं कि 3 लाख नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक की रहते हैं। 1 लीटर की प्लास्टिक जो हम 15-20 रुपये में खरीदते हैं, उसमें 3 लाख नैनो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के। अभी उसके लिए आप कंज्यूमर को ब्लेम करोगे या मैन्युफैक्चरर को? बिल्कुल, तो उस पर भी तो कहाँ कोई रोक है। आप तमाम बड़े कॉन्फ्रेंसेस तक में अभी भी देखते हैं कि प्लास्टिक की पानी की बोतलें रहती हैं और छोटी छोटी बोतलें रहती हैं। नंबर ऑफ बॉटल्स जो कंजम्पशन है वो हद से ज़्यादा रहता है। तो ये जो पैकेजिंग है वहाँ पर क्या गड़बड़ी होती है, इसी पे गौरी काम करती हैं। गौरी, आप जो सोर्स पे ही जो चीज़ें आप बेचती हैं, तमाम आपके यहाँ भी FMCG प्रोडक्ट्स हैं, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अरानी इको स्टेप्स, अरानी इको स्टेप्स। तो वहाँ पे आप लोग क्या काम करते हैं? एक आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है, तो ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे कर पा रही हैं ये? जी, तो मैम आई थिंक फंडामेंटली मैं एक चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगी कि एमिशंस जो हैं, जो इस रिपोर्ट में मेंशन्ड हैं, वो एक आउटकम है प्रोडक्शन का और मैनेजमेंट का।
तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, प्रोडक्शन को रिड्यूस करना भी ज़रूरी है और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है जी। तो प्रोडक्शन एंड पे हमारा थॉट ये था कि जो रोज़मर्रा का सामान है वो सब प्राइमरीली प्लास्टिक में पैक होता है। एक तो बाहर का डब्बा होता है अमेज़ॉन का, फिर जो भी डिलीवरी बॉक्सेस, जी। बट जो एक्चुअल बॉटल्स होती हैं आपकी हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, वो सब भी प्लास्टिक होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट पानी होता है, गीला होता है। हमारा थॉट, क्योंकि मॉइस्चर बैरियर चाहिए होता है अगर कोई प्रोडक्ट गीला होगा, तो हमारा थॉट था कि अगर हम वो पानी हटा दें तो हम वो प्लास्टिक भी हटा सकते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को फिर उतना स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर बैरियर नहीं चाहिए होगा। क्योंकि द ट्रूथ इज़ कि प्लास्टिक जितना अच्छा, ड्यूरेबल, सस्ता मटेरियल मिलना मुश्किल होता है जी। तो इसलिए फंडामेंटली प्रोडक्ट लेवल पे अगर हम चेंज करें तो हम पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं। इसी थॉट से हमने रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें लाइक शैम्पू, फेस वॉश, डिश वॉश, हर चीज़ को एक ड्राई कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया, जिसको फिर हम पेपर में रैप करके कस्टमर्स को देते हैं। तो पर कितने कस्टमर्स इसलिए अवेयर हैं, कितने कस्टमर्स लेते हैं? आप एक इंडिविजुअल के तौर पे ये काम कर रही हैं, तो ये अगर एक बड़े लेवल पे हो तो लोगों को पता होगा और ज़्यादा लोग इसके इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, तो टिल डेट वी आर ओनली अ 3-year-old कंपनी एंड मोर देन 50,000 पीपल आर एक्टिव यूजर्स। मैम, वो अपना पूरा डेली ग्रोसरी का आइटम सिर्फ कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री, एंड इस छोटी सी पहल से एक हर हाउस होल्ड के लेवल पे ऑलमोस्ट 70% नॉन फूड आइटम का प्लास्टिक पैकेजिंग एलिमिनेट हो जाता है। जी। तो पर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसा अभी मैं बात करी थी रवि जी से भी, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा एक आसान तरीका है, पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप जब प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करती हैं तो आपका कॉस्ट कितना बढ़ जाता है, मुश्किल कितनी इसमें है? एक्चुअली देयर इज़ अ बैलेंस, क्योंकि अगर हम पानी हटाते हैं प्रोडक्ट से तो उसका मास ऑलमोस्ट 90% तक कम हो जाता है। तो जो आप पैसा प्लास्टिक से बचाते हैं वो आप प्रोडक्ट की शिपिंग, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा में भी बचाते हैं। जी। और मतलब मेरा मतलब है, देखिए पेपर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है प्लास्टिक से, बट जो पैसा हमको एक्स्ट्रा वहाँ खर्च करना पड़ता है वो हमारा इधर बच जाता है। तो हम कस्टमर को जो उनका सबसे कॉमन FMCG वेरिएंट होगा, जो आपका, मैं नाम नहीं लेना चाहती ब्रांड्स का, बट उनको उसी प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाएगा या कभी कभी 5-10 रुपया सस्ता भी, तो उनको स्विच करने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा। तो ये कंज्यूमर्स के लिए आसान भी है, आप कह रहे हैं, कंज्यूमर्स को अगर पता होगा तो ये करेंगे। वाणी मूर्ति जी हमारे साथ है, चूँकि मैं इस वक्त एक सोल्यूशन की भी बात कर रही हूँ कि अपने तौर पे लोगों ने क्या पहल की है, तो गौरी क्या पहल कर रही है हमने सुना। वाणी जी, आप जो करती हैं, जो वेस्ट डिस्पोजल की बात है, आप उस लेवल पर ही काम करती हैं कि कैसे आप अपने गार्बेज जो प्रोड्यूस करते हैं हर घर, हर हाउस होल्ड, उसको कैसे हम कंट्रोल करें? ठीक, हम लोग बेंगलोर में तो 10-12 इयर्स के पहले हम शुरू किया था कि अवेयरनेस इज़ द की। सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल इतना दूर चले गया कि हम वी आर नॉट माइंडफुल एंड कॉन्शियस ऑफ आवर कंजम्पशन। तो सब कन्वीनियंस के लिए हम जो भी सिंगल यूज़ है वी जस्ट डोंट माइंड, वी जस्ट पिक इट अप। तो लाइफस्टाइल चेंज करना, लो वेस्ट लिविंग, मेक आवर सेलिब्रेशंस low key, make sure that we refuse anything that is used once and discarded. तो उसका awareness we try to give it at the highest level, use social media platform, we come out with campaigns. So SWMRT, Solid Waste Management Roundtable, and all citizens who are trying to make a difference by being practitioners first and then talking about how people can reduce. I have a plate bank where I can lend out steel plates and other things which people can avoid single use. Then when you travel, refuse single use. जो भी हमारा travel kit रहेगा उसमें you can refuse a straw and carry your own steel straw. All your celebrations you stop by using these balloons, because every time this gets discarded, कहाँ जाएगा ये? तो it'll end up in the water bodies, in the landfill, it gets burned. So many things happen with plastic. So right from asking people to stop using these bottles, carrying your own bottles in celebrations, make sure that you're low on disposable. So after you're celebrating, you're also celebrating the planet, the earth.
you know, where you are जी, saying तो yes. कंजम्पशन, बिल्कुल आपने हाँ। सही कहा कि कंजम्पशन के लेवल पर ही उसको कम करना है, सिंगल यूज़ की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना है। आपने बहुत अच्छी बात बलून्स की बताई। स्कूलों में आजकल इस तरह की अवेयरनेस बच्चों में दी जा रही है कि वो बलून्स और वाटर बलून्स का भी इस्तेमाल बहुत होता है त्योहारों में, तो वो सब इस्तेमाल ना करें, इस तरह की छोटे पानी की बोतल का इस्तेमाल ना करें। मैं वापस आपके पास आऊँगी विमलेंदु और देवी गोयनका। दो बातें आप लोगों ने जो बात कही थी प्रोडक्शन के लेवल पर ही, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कंजम्पशन को हम कितना ब्लेम कर सकते हैं जब अवेलेबिलिटी है। तो प्रोडक्शन के लेवल पे विमलेंदु किस तरह का कुछ बदलाव इसमें देखा गया है क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने देखा है कि बहुत सारे शहरों में रोका गया, लेकिन उसके अलावा क्या? देखिए नगमा, सबसे पहली बात ये है कि एक पब्लिक प्रॉब्लम का प्राइवेट सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता है। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, ये एक पब्लिक प्रॉब्लम है। और जो भी हम कह रहे हैं कि बहुत ही आसान होता है कंज्यूमर को ब्लेम करना, लेकिन कंज्यूमर इज ड्रिवन बाय फास्ट एक्सेस, चीप, जल्दी से सस्ता उपाय मिले। तो मुझे थोड़ा सा ग्रीन वॉशिंग लगा रवि अग्रवाल जी के बातों में, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन प्रोपोनेंट्स ऑफ प्लास्टिक को तो अच्छा ही बोलेंगे। मतलब सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज रवि अग्रवाल जी के अनुसार तो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये थोड़ा दूराभास, अगर पर्यावरण के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है और हम प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लास्टिक जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो इससे बड़ा डिससर्विस टू एनवायरमेंट नहीं हो सकता है। मुझे माफ कीजिएगा इस बात। दूसरा कि प्रोडक्शन लेवल पे हमें रूल्स बनाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि लार्जली कॉर्पोरेशन का मेन एजेंडा है प्रॉफिट को एक्सपैंड करना, मैक्सिमाइज करना। और उसके चक्कर में हमने क्या, हमारे भारतवर्ष में 30 वर्ष 40 वर्ष पहले बिना प्लास्टिक के क्या सभ्यता नहीं थी? क्या हम लोग कोका कोला के बॉटल सिर्फ ग्लास के बॉटल में नहीं पीते थे? बिना प्लास्टिक के क्या हम खाना नहीं खाते थे? वो ऑप्शन थे। लेकिन प्लास्टिक, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक लार्जली ऑयल रिलेटेड पॉलीमर प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा एक लॉबी है वो विश्व का, जो कि प्लास्टिक है। तो एक जो इतनी बड़ी समस्या है, जिसके कारण एक ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है, प्लैनेटरी हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है, और एक जहरीली चीज है प्लास्टिक, और उसको हमने नेसेसिटी माना है। कोई मेडिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि अस्पताल में कोई जो यंत्र बन रहा है वो प्लास्टिक का क्यों बन रहा है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्ट्रॉ प्लास्टिक का क्यों बने, पॉलीथीन प्लास्टिक का क्यों बने, और उसको जो हमने लाइफस्टाइल में उसको एक वैलिडेट कर दिया, उसमें समस्या है। और इसे ठोस से ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत सारे राज्य भारत में भी हैं, बहुत सारे देश विश्व में भी हैं जिन्होंने एक बैन लगाया है। और बैन, अगर आप हमारे देश में देखें तो कितने बार बैन लगा और कितने बार बैन उठा। 40 वर्षों में हमने बहुत बार बैन लगाए हैं। विमलेंदु, तो एक अक्सर ये बात होती है ना, जब प्लास्टिक की बात होती है तो आप वो छोटे छोटे पाउचेस जिसमें कि पान मसाला और गुटखा मिलता है, उसका पोल्यूशन इतना ज़्यादा नज़र आता है। लोग उसको और उसके जो छोटे हिस्से को फाड़ते हैं। ये बहुत सिखाया बताया गया कि उसको आप नहीं फेंकें, पर वो आपकी पानी में जाता है। अब आप ये देखिए, गुटखे अब प्लास्टिक में नहीं मिलते हैं। तो अगर एक प्रेशर सरकार ने डाला तो गुटखे के पैकेट जो कहते थे कि गुटखा कागज में कैसे मिल सकता है, तो गुटखे पूरा का पूरा पान मसाला इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो गया। उसी तरह अमेजॉन, उसी तरह सारे के सारे डिलीवरी कंपनीज। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर सरकार का पॉलिटिकल विल है तो होगा, और वो संभव हमने देखा है। तो ये पूरा प्रेशर, कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को कन्वीनियंस चाहिए और चीप एक्सेस टू दैट प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए सरकार को एक निर्णायक ठोस कदम उठाना बहुत आवश्यक है। और इसका ठीकरा हम कंज्यूमर के ऊपर नहीं फोड़ सकते हैं। ये हमारे लॉ में, हमारे पॉलिसी में, हमारे गवर्नेंस में गैप है कि हम प्लास्टिक को प्रमोट करते हैं। और प्लास्टिक को क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि ऑयल से आता है, और ऑयल और सरकार के बीच क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज चर्चा नहीं। एक दो तरह की चीजें हैं ना, एक मैक्रो प्लास्टिक जो कचरा हम दिख रहा है, कचरे का ढेर है, वो डिस्पोजल में हमारी हालत बहुत ख़राब है। भारत में जिस तरह से कचरे का डिस्पोजल अभी भी होता है, हालांकि इसी भारत में वो वैसे भी शहर हैं देवी गोयनका, जहां जैसे इंदौर की बात हमने हमेशा की, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी बहुत अच्छा काम करती है और वो आते हैं और पैसे देके लोगों से, उनके घरों से कचरा लेके जाते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन होता है। बट यही मॉडल दूसरी जगहों पर नहीं हो पाया। इसी भारत में हमने सिक्किम राज्य को देखा है, जो बड़ी मुश्किल से अभी तक एक ऑर्गेनिक राज्य बना हुआ है, और वहाँ पर अलाउड नहीं है कि आप उनकी मट्टी में भी फर्टिलाइज़र डालें या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ये अलाउड नहीं है। एक छोटा राज्य है पर उसने ये मेंटेन किया है। तो ये मॉडल्स हैं, इनको अपने ही राज्य में दूसरी जगहों पर हम लागू नहीं कर पाते। ये क्या सिर्फ एक इरादे की कमी है? नहीं, इसमें दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि हम प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं। हम प्लास्टिक की बोतल में पानी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें बताया गया था कि प्लास्टिक में जो पानी मिलता है वो सेफ है,
सुरक्षित है, हम पीने लायक है, वगैरह वगैरह। अगर कंज्यूमर को बताया गया था कि ये प्लास्टिक की बोतल में जहर है और आप 20 रुपया दे के 1 लीटर पानी खरीद के पी लें, तो कोई नहीं खरीदेगा। जी, सही बात है। दूसरी बात है कि जो हम मैंडेटरी रिसाइकलिंग की बात करते हैं, हमने बोला था कि मैन्युफैक्चरर्स को कंपल्सरली वो प्लास्टिक कंटेनर बाय बैक करना जरूरी है। तो अगर आप प्लास्टिक की बोतल पे देखोगे तो एकदम बारीकी तौर में लिखा होगा कि एक बॉटल आप रिटर्न करोगे तो उसका वजन है 0.01 0.29 ग्राम, जिसको आपको ना मिलेगा, तो वो कोई रिसाइकिल करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट अगर मैन्युफैक्चरर बोलता था कि हर प्लास्टिक बॉटल के लिए हम आपको 50 पैसा दे देंगे, तो लोग वॉलंटरली जाके वो प्लास्टिक की बॉटल जमा करेंगे। तो जो आपने वो सैशे की बात की, जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिसमें पान गुटखा मिलता है, शैम्पू मिलता है, वगैरह वगैरह, हमने कई मैन्युफैक्चरर्स को बोला था कि वो भी आप बायबैक स्कीम लागू कीजिए। अगर आप 10 खाली पैकेट रिटर्न करोगे वही प्रोडक्ट का, तो आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा जी। कुछ स्कीम आप लागू करेंगे तो कोई भी नहीं वो कचरा फेंकेगा। तो ये हम्म। सब ऑप्शंस हैं, बट प्रॉब्लम है कि कोई करने को तैयार नहीं। कि जैसे बताया तो गया ये था जो आपने कहा मैन्युफैक्चरर ना को। एक बात कि लोगों में ये अवेयरनेस भी नहीं, अगर किसी को ये बताया जाएगा कि जब आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, जो बड़ा फैशनेबल बन गया कि आप प्लास्टिक की बोतल से खरीद के किसी एक कंपनी का पानी पी रहे हैं और अपनी बोतल लेके नहीं जाते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक की बोतल में पानी में कितना माइक्रो प्लास्टिक घुलता है और वो आपके लिए ख़राब है, जहरीला है, तो ये लोगों को बताया भी तो नहीं गया। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक की बोतल के इस्तेमाल से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। देवी गोइंका। हाँ, तो बिल्कुल बात है। और देखिए, अगर आजकल दवाइयाँ, कॉफ सिरप वगैरह भी प्लास्टिक बॉटल में बिक रही है। अगर आपको तेल खरीदना है तो अभी एकदम मुश्किल हो गया है कि आपको टिन कंटेनर में तेल मिलता है या कांच की बॉटल में तेल मिलता है। जब मैं बच्चा था तो मुझे याद है कि दूध ग्लास की बॉटल में आता था और जी। हम लोग बॉटल धो के दरवाजे के बाहर रखते थे। नेक्स्ट डे वो नया दूध का बॉटल रखता था और वो पुराना बॉटल ले जाता था, एंड दैट बॉटल वुड बी रिसाइकिल मे बी इवन 1000 टाइम्स। हम्म। तो वो तो हम बिल्कुल भूल गए हैं। अभी बोलते हैं कि प्लास्टिक के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो एकदम गलत बात है। अगर हम दिमाग लगा के काम करें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं प्लास्टिक के लिए। तो ये तो और पॉलिसी लेवल की प्रॉब्लम है ना, कि अगर पॉलिसी लेवल पर ही गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स नहीं है। अब मिल्क, दूध के पैकेट्स आते हैं, थैली आती है, वो प्लास्टिक में आती हैं, लोग लेके जाते थे कंटेनर्स और दूध लेकर आते थे, तो वो नहीं है। वाणी एक बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छी मिसाल है इस बात की कि वो जहाँ भी जाती हैं वो अपनी पानी की बोतल और कटलरी और ये तमाम चीज़ें आप लेके जाती हैं। तो ये आप कितने सालों से कर रही हो और ये कैसे मैनेज कर पाई हैं कि आदत हो जाए, और आप कितने लोगों को इंस्पायर कर पाई हैं इसके लिए? वाणी मूर्ति। जी, thank you. It is a very simple habit to take, because जब हम conscious हो जाते हैं कि हमसे we are polluting the environment, तो what steps an individual can take at policy level, at the government level, at the world stage, बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन as an individual what is the daily action that you can take, वो जी। तो बहुत ही important हो जाता है। तो if it is just so much better to refuse, because bottled water is not safe, because nothing is as good, because you don't know how long it has been filled, what temperatures go down with stuffy. They say there is a leaching of chemicals from the bottle, so it's not even safe, it's bad for our health. So and also you see, whenever you see cleanups happening, people do a lot of cleanup, they will only find such things. ये bottle बहुत मिलते हैं, और so much of plastic kachra people find when they do cleanup, beach cleanups, or when they plog and clean up. So it's extremely important for us to have these lifestyle habits of low waste and refuse. हमारा तो हम बोलते हैं कि 3 R's, reduce, reuse, recycle. Refuse तो उसके ऊपर रहता है। तो I refuse to accept anything that is used for a short while and discarded. That is a practice that we do. And since social media इतना powerful है, I use social media to send a message out. तो ऐसा practices हम करके we can be very pro earth and pro environment. हमारा ecosystem is so delicate today. हमको बहुत ही contribution करना है कि we keep away, we don't burden our earth. तो But ये these are some things. जी। Yeah. विमलेंदु, ये जो
आंकड़े हमने शुरू में बताए और जो स्टडी आई है, आपने कहा कि ये ताज्जुब की बात नहीं है, इस पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए, पता है लोगों को कि ये हो रहा है। तो हम क्या गलत करते हैं भारत में कि हम अभी टॉप पे हैं इसमें, जो हम कचरा जनरेट कर रहे हैं, और इवन विद माइक्रो प्लास्टिक भी हम बहुत ज्यादा देखिए, इसीलिए नगमा हम बहुत बार हम सिविक सेंस के बारे में, अभी हमारी चर्चा में भी हम बहुत बार सिविक सेंस के बारे में बात करते हैं कि हम वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें, और उसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी स्टडी में देखें, और इसके पहले भी बहुत सारे स्टडीज जो आए हैं, चाहे वो आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हो या बाकी रिपोर्ट्स हो, उसमें कहा गया है कि लैंड हमारा कचरा कहाँ जाता है। अगर आप अच्छे से फेंकें उसको, तो अच्छे से फेंकने के बाद भी अगर आप सड़क पे नहीं फेंकें, अच्छे से फेंकें प्लास्टिक के बॉटल को, फिर भी वो चाहे लैंडफिल में जाएगा या फिर हमारी नदियों में जाएगा, और वहीं से चाहे वो लैंडफिल जो है वो भी क्या करेगा, आपके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा, आपको एयर को कंटेमिनेट करेगा, और आपके लैंड को, सॉइल को एसिडिफाई करेगा। सिमिलरली अगर समुद्र के किनारे वाले कोस्टल एरियाज में आप जाएं, तो वो पूरा का पूरा मरीन लिटर बन जाता है और हमारी मछलियों में जाता है, और मछलियों के थ्रू हमारे अपने फूड साइकिल में आता है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम सिर्फ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम डिस्पोजल पे हम गलत डायग्नोसिस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का। हम कह रहे हैं कि अच्छे से हम इसको डिस्पोज प्रोडक्शन के लेवल पे प्रॉब्लम, कितने भी अच्छे से डिस्पोज करें, वर्ल्ड में लैंडफिल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लैंडफिल इज नॉट अ सोल्यूशन, लैंडफिल इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। और हम समझते हैं कि लैंडफिल सोल्यूशन है, जस्ट बिकॉज हम अच्छे से सुंदर से कचड़े के डिब्बे में किसी चीज को डस्टबिन में फेंक देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सही आपने कहा कि दिल्ली खुद इस लैंडफिल की समस्या से जूझ रही है, और हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं। पर आपके जो आपने बात की है ना, प्रोडक्शन के लेवल पे ही प्लास्टिक के को रिड्यूस करने के लिए, ऐसे में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री, जी नगमा, एक चीज की हमें प्लास्टिक में भी कैटेगरीज करना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज करें। मतलब एक कौन से क्रिटिकल एरियाज ऑफ जो यूज है, चाहे वो मेडिकल सर्विस हो, चाहे वो डिफेंस की सिक्योरिटी सर्विसेज की यूज हो, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो कि एक स्ट्रेटेजिक वेज में कॉस्ट को रिड्यूस करे और उसका डायरेक्ट हमारे फूड चेन से कांटेक्ट ना हो, वहां पे प्लास्टिक एक ड्रेन है। ये बहुत जी बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि लोगों में ये बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि आखिर हम प्लास्टिक बंद कर दें, ऐसे कैसे हो सकता है। प्लास्टिक तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, रवि अग्रवाल जी, लेकिन जो उन्होंने बात कही आप उसको मानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, लेकिन जहां ज़रूरी है, जिन एरियाज में ज़रूरी है, और रोज़मर्रा में जो हमारी फूड चेन में प्लास्टिक आ रहा है उससे बचे, क्योंकि स्वास्थ्य पर असर सबके पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जरा सा एक व्यू पॉइंट चेंज होने की बात है। कचरे का ढेर तब दिखेगा जब कचरा मैनेजमेंट एजेंसी कोई हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो लैक्स है। हमारे देश में पर कैपिटा कंजम्पशन प्लास्टिक की मात्र 12 किलो पर कैपिटा है, वेराज इन द वर्ल्ड ओवर इट्स ओवर 100 kgs इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारे देश में भी जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, प्लास्टिक कंजम्पशन तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। करना क्या चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। यदि आज प्लास्टिक इकट्ठा करने का या कचरा मैनेजमेंट का कार्य गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे लिया है ज़्यादातर विद द हेल्प ऑफ सम प्राइवेट एजेंसीज, ढेर तभी दिखेगा यदि वहां से कचरा उठा पर विमलेंदु कह रहे थे सिर्फ बात ढेर दिखने की नहीं है, लैंडफिल अपने आप में समस्या, अगर ढेर ना भी दिखे, लेकिन आप आफ्टर ऑल प्लास्टिक को कहीं ना कहीं तो डंप कर रहे हैं, और वो आखिरकार आपके फूड चेन में आएगा ही आएगा। वो रिसाइकल क्यों ना हो। गवर्नमेंट अपना, जैसे सब आदमी CSR एक्टिविटी जैसे प्राइवेट की होती है, कलेक्ट, तो वो वही कह रहे हैं कि CS की वो रिसाइकल हो, बिल्कुल, तो उन जगहों पर हो जहां इसकी जरूरत है, लेकिन जहां डायरेक्ट कांटेक्ट आपके खाने पीने में है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, छोटी छोटी बोतलें, उसकी क्या जरूरत है। लोग अपना पानी लेके भी चल सकते हैं, बड़ी बोतलें बने। एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज नहीं होती है नगमा। एक चीज और, रिसाइकलिंग जो है वो प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। तो एक जो गलत फैक्ट दिया गया अग्रवाल जी द्वारा कि 10 बार करो, 15 बार करो, प्लास्टिक को जब आप रिसाइकिल करते हैं तो उसको आप डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसको आप और छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक डिक्रीजेस व्हेन यू रिसाइकिल। सो रिसाइक्लिंग को हम बार-बार वर्च्यू बोलते हैं, हम उसको वर्चुअस चीजें बोलते हैं। रिसाइक्लिंग इज नॉट वर्चुअस। जो मूर्ति जी कह रही थी वो सही चीज कह रही थी कि आप रिफ्यूज कीजिए, आप अपग्रेड प्लास्टिक को कभी नहीं कर सकते, आप हमेशा उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, और हमेशा डिसइंटीग्रेशन प्लास्टिक एनर्जी इंटेंसिव होता है और माइक्रो प्लास्टिक जनरेट करता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें बहुत बार समझना लगना बहुत जरूरी है कि हमें नजर में तो सस्ता लगता होगा, लेकिन एनवायरमेंटल कॉस्ट और पब्लिक हेल्थ कॉस्ट क्या है।
एक लॉबी को बहुत पैसा मिलता है, बहुत कमाते हैं, बहुत रिच होते हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक पैकेजिंग से और बाकी चीजों से। लेकिन हमारे ह्यूमन हेल्थ, अगर हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है और कैंसर बढ़ रहा है और फीटस में प्लास्टिक मिल रहा है, तो उसका उपाय निर्णायक होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं दोहरा दूं लोगों के लिए कि ये जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, इतने ज़्यादा इसका अभी ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, हर दूसरे बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो कहीं तो कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। हमारी हवा में, जिसे हम सांस लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, उन जगहों पर ऐसी चीज़ें हैं नुकसानदेह, जिसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। और जो विमलेंदु ने बात कही वो महत्वपूर्ण है समझना कि प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग होती है, आपने अगर रिसाइकलिंग कर दी तो आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया पर्यावरण के लिए, लेकिन उस रिसाइकलिंग से एक तो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है और दूसरे की उससे माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे कण प्लास्टिक के जनरेट होते हैं जो आपकी फूड चेन में जाते हैं। तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग जो है वो भी कितना पर्यावरण एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं, उसके बाद हम ये भी बातचीत करेंगे कि इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं, सरकारें क्या कर सकती हैं, लोगों में कितनी जागरूकता है और वाकई आपके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है और कितनी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। इस ब्रेक के बाद तो ये जो हेडलाइन है कि भारत बना कचरा उत्पादन नंबर 1, ये देख के हमें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और ये भी बात सही है कि डिस्पोजल भी बहुत गलत तरीके से होता है। कहीं भी आप इतना ज़्यादा कचरे का ढेर इस तरह से नहीं देखेंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि आप उसे कहीं भी छुपा दें और अच्छे से भी डिस्पोज करें, तभी भी वो आपके पर्यावरण में बना हुआ है। तो हम चर्चा इसी पे कर रहे हैं कि इसका जो हल है वो क्या हो सकता है, इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये चर्चा, दूसरी बात ये कि हम इंडिविजुअल के तौर पे क्या कर सकते हैं। पर विमलेंदु ने शुरू में कहा था कि एक पब्लिक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी एक बड़े लेवल पर ही हो सकता है। इंडिविजुअल एफर्ट्स जैसे कि गौरी कर रही हैं या वाणी कर रही हैं वो हो सकता है, लेकिन बड़े स्तर पे बदलाव के लिए सरकार के स्तर पर ही पॉलिसीज़ बनने से होगा। तो जो हेल्थ इम्पैक्ट की बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगी देवी जी के, आप जो बता रहे थे देवी गोयनका, पानी की बोतल की बात हुई है, प्लास्टिक के प्लेट्स की बात हुई और तमाम चीज़ें, और माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे पानी में, हमारी वाटर बॉडीज़ में घुला हुआ है, हवा में घुला है, वो स्वास्थ्य के लिए, आप लोग चूँकि कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट है, आपका इस पर काम करते हैं, तो आपको जानकारी होगी कि कितना वो हार्मफुल है और कितना ज़्यादा है प्रेजेंट। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो माइक्रो प्लास्टिक की बात हो चुकी है, बट जो केमिकल कंटेमिनेशन होता है उसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप कुकिंग ऑयल खरीदते हो प्लास्टिक बॉटल में, और अगर वो प्लास्टिक बॉटल में जरा भी माइक्रो क्रैक्स हो या कुछ भी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में कुछ दब गया होगा, तो वो सब केमिकल्स ऑयल के साथ रिएक्ट होके हमारे बॉडी में चले जाएंगे जब हम कुक करते हैं। दवाइयाँ भी अगर प्लास्टिक बॉटल में बिक रही है, तो दवाई और प्लास्टिक का क्या इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर किसी ने भी कुछ स्टडी नहीं की है। और जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो कि एक धीमा जहर है, वो एकदम मेरे ख्याल से रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन से तो बहुत कुछ खतरा हो सकता है। अगर हम गार्बेज डंप में हम देखते हैं, डंप यार्ड में देखते हैं कि आग लगती रहती है, एंड इट इज नाउ बिकमिंग अ वेरी कॉमन अकरेंस कि आग लगती रहती है। तो जो केमिकल्स एमिट होता है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, वो एक्सट्रीमली कैंसरजेनिक होते हैं, एंड इवन एट 1 पार्ट्स पर बिलियन वो अगर आपके शरीर में चले जाएंगे तो इट कैन कॉज कैंसर एंड सो ऑन। जी, तो फ्लोराइड एंड डाइऑक्सिन बोलते हैं। जी, तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस। तो कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट जिसके साथ आप जुड़े हैं, आप लोग क्या एक्शन लेते हैं, क्या कदम आप उठा रहे हैं इसके लिए? वी आर बेसिकली एन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, और बार बार हम सरकार से हम
रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजी बेचने वाले के पास कैरी बैग का कैंपेन करेंगे, बट जब सरकार को पता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन इंपोर्ट करता है, फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल कौन इंपोर्ट करके प्लास्टिक बनाता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम द टॉप। अब तो कंज्यूमर को आपने भी कुछ बोल सकते बदलाव हो, देखा इस एडवोकेसी से? जो आपने बताया कि सोर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, हैज कुछ नहीं भी? बिल्कुल देखा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि पेपर के ऊपर ही कार्रवाई होती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता है, गवर्नमेंट कानून करता है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक मत यूज कीजिए वगैरह वगैरह, बट रियलिटी ग्राउंड लेवल पे कुछ बदलती नहीं है। दैट इज द रियल प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जिस तरीके से होना कानून चाहिए। बने इसके लिए विमलेंदु, जो जिस स्तर की बात में देवी गोयनका भी कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन कहाँ पे है, उस लेवल पे कार्रवाई और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या देखा आपने? वही देखिए कि अगर हम कहते हैं कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, या एक प्रिटेंस ऑफ बैन है, आप और हम दिल्ली में रहते हैं, आपने कभी देखा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में आज तक कभी बैन लगा हो? तो जैसा गोयनका साहब कह रहे थे कि कागज पे बैन है, लेकिन असल में बैन नहीं है। लेकिन अगर एक रेगुलेशन, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि चाहे वो गुटखा हो, चाहे डिलीवरी कंपनीज हो, उन सबों में ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट आया है, क्योंकि सरकार ने कहा कि नथिंग डूइंग, इस तारीख के बाद से सारे के सारी डिलीवरी कंपनीज जो हैं, ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो अपना प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। तो वो परिवर्तन हमने देखा है कुछ जगहों पे, लेकिन जिस प्रोपोर्शनेट एक्शन, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी हमें बार बार वार्निंग दे रही है, इतने रिपोर्ट्स आ चुके हैं और अलग अलग भयावह रिपोर्ट्स आ चुके हैं, उस प्रोपोर्शन में लिप सर्विस और एक कैंपेन और बिलबोर्ड वाली कैंपेन चलाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। एक फंडामेंटल, एक सिस्टमिक, क्योंकि जिस तरह की समस्या हमने पैदा की है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हमने पैदा की है, उसके प्रोपोर्शनेट एक्शन जो है, चाहे उसके लिए हमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो। बहुत बार नगमा ये होता है ना कि हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी में हम हार्म करेंगे, हम अपने ग्रोथ के स्पीड को हार्म करेंगे, हम बहुत सारे एफएमसीजी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को हार्म करेंगे, हम बहुत बड़े कॉर्पोरेशंस को हार्म करेंगे। हम कॉर्पोरेशन को हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन अपने बच्चों को हम कैंसर देना चाहते हैं। तो ये किस तरह का गवर्नेंस है? अनफॉर्चुनेट है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं बनस्पत ये कि हम अपने स्वास्थ्य, एक इंडिविजुअल स्वास्थ्य, एक कलेक्टिव स्वास्थ्य, एक देश के स्वास्थ्य, देश के पर्यावरण के ऊपर हम चर्चा करने को, उसके लिए हम बहुत सारे स्लाइड बनाते हैं, विमलेंदु, मैं बहुत सारे वापस- ऐसे वक्ताओं को भी लेके जी। आते हैं कि हम justify विमलेंदु, करते हैं मैं कि आपके पास प्लास्टिक अच्छी वापस चीज है। आऊंगी ये जानने के लिए कि आप लोग चूंकि आप एडवोकेसी और इससे का काम कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए हैं, तो सरकारों से क्या बातचीत होती है और क्या किस लेवल पे अभी हम हैं, किसमें कोई भी कदम उठाने के? पर हेल्थ की जो बात हुई थी, वाणी जी आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि अभी अब रवि अग्रवाल ये कह रहे थे कि ये प्रूवन नहीं है कि माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो प्लास्टिक की बोतल में, पानी में घुलते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे कई मेडिकल स्टडीज़ आ चुकी हैं, बार बार ये डॉक्टर्स भी आप बताते हैं कि नुकसानदेह है। तो आपकी इस पर जानकारी जो है वो आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगी? जानकारी तो जो है बाहर in the world we get lot of data about different things, so we don't know even plastic, the kind of plastic हमारे देश में है, it could be imported from outside the country. Developed countries actually dump a lot of plastic in underdeveloped and developing countries. Absolutely. So all these reports, and I have no idea what to trust, किस कौन सच्चा है, who is trying to divert it away, the narrative itself. So basically it is a known fact that plastic has chemicals which can leach into anything, like the good gentleman said, that it gets into anything that is acidic, it could react and it could leach into the food. So definitely health के लिए बहुत बड़ा ये एक including घातक things है। like including things like plastic in diapers. You have 90% of plastic in menstrual, disposable menstrual pads. So plastic is everywhere. So we have to make sure that we look at alternatives. But again, there is greenwashing. When they say ban the plastic, carry bag, they bring in something that looks like cloth, but this is polypropylene non-woven bags. So uska bhi we have to be very cautious about that. And India has got a very good sector
for the recycling industry. I know in Bangalore we have Hasirudala, who are a group of waste pickers who Ji. are started to manage waste. So when people segregate clean waste, like we have a campaign called Wash the Dabba. So there is, people are buying from Swiggy, people are buying, they're ordering food. So if you can keep the dabba clean and send it, divert it away from landfills or going somewhere, dry waste collection center ko gaya, to un log, they will try to recycle it, because one sector depends on livelihood on this. Recycling So we also. cannot जी, say, yes, जी, it जी. is, it is, So that's and also India is वो भी very लोगों vibrant. को रोजगार दे रहा है, रिसाइकलिंग जो है वो भी रोजगार दे रहा है। आपने बातें सुनी और इसके हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में भी सुना, और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ प्लास्टिक के दुश्मन हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी कि ऑल्टरनेटिव्स बताएं आप लोगों को। मैं दो बात बताना चाहूँ। जो देश हमारे से बहुत ज़्यादा विकसित हैं मेडिकली एंड अदरवाइज, यूएसए, सारा यूरोप, वहाँ प्लास्टिक की चीज़ें रेगुलरली इस्तेमाल हो रही हैं। वी लुक अप टू देम टू से दैट ये बॉटल खराब है, मत इस्तेमाल करें। वो कैसे, क्या अलग कर रहे हैं? वो उनको दे आर यूजिंग, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, सब ठीक है। आई डोंट नो, द प्रॉब्लम इज हम तो बहुत उनके मुकाबले पिछड़ देश नहीं कहेंगे, लेकिन यार वी आर कमिंग अप, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। जब इतने बड़े बड़े देशों में जो हमसे मेडिकली कई दशक आगे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर एक कहना कि ना इस्तेमाल हो शायद सही नहीं। लेट्स हैव अ मेडिकल रिपोर्ट। ये तो पर हम ये भी देखते हैं ना कि आप हवा में, हमारे यहाँ जितना प्रदूषित है दिल्ली में, उसमें ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है उसके कण भी पाए जाते हैं, उसकी वजह से बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। ये तो उसका कोई ट्रेड ऑफ नहीं है जी, जो बीमारी फैलाए वो चीज़ बंद होनी चाहिए। आई मीन देयर इज नो आर्ग्यूइंग अबाउट इट। डेवलप्ड कंट्री हो या हमारी जैसी डेवलपिंग नेशन हो, एनीथिंग व्हिच इज कहने का मतलब ये कि सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिन जगहों पे प्लास्टिक की जरूरत नहीं, विकल्प हो सकता है, उन जगहों पर क्यों ना हो। और जो जहां पे जरूरी है, जैसा विमलेंदु ने पहले भी बात कही थी कि वहां आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जहां पर आपके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात है, आप इस्तेमाल करें। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में थैलियाँ जिनमें दूध, जिनमें सब्जी और पानी की छोटी बोतलें, तो जहाँ जहाँ पे आप रोक सकते हैं, जो आपके फूड चेन से अलग हो, ये समझना बहुत जरूरी है। लोगों में भी इस जागरूकता की जरूरत है। सेहत के ट्रेड ऑफ में जी प्लास्टिक कहीं भी नहीं है जी, आई मीन दिस क्लियर। लेकिन मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जो हमारे देश में क्वालिटी कंट्रोल की सबसे बड़ी बॉडी है, उसने लास्ट ईयर जी रिसाइकल्ड प्लास्टिक फूड पैकेजिंग में अप्रूव करा है, गिविंग सर्टेन पैरामीटर्स कि भाई ये चीज़ इतनी कम हो, इतना मिलियंस पर मिलियन हो, ये भी है जी। तो आई मीन वी हैव टू टेक साइंस। जो आप कह रहे हैं ना, मैं उस पर जवाब विमलेंदु और देवी गोयनका दोनों से लूंगी, पर आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगी? मैं मैम ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक की अफोर्डेबिलिटी एक मिसप्लेस्ड नोशन है। हमें लगता है कि उस बॉटल की कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये है, सस्ता है, बट बहुत सारी कॉस्ट्स एक्सटर्नलाइज करी गई हैं। मरीन सिस्टम्स का लॉस होता है, इतना वाइल्ड लाइफ का लॉस होता है, टूरिज्म का लॉस होता है क्योंकि जगहें पोल्यूटेड होती हैं, हमारी हेल्थ की कॉस्ट्स है। मैरिको फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने एक्चुअली एस्टिमेट लगाया इन हर चीज़ का। वो 10 रुपये की बॉटल एक्चुअली कम्युनिटी को 101 रुपये की पड़ती है, जिसमें हेल्थ कॉस्ट्स क्वांटिफाई नहीं हो पाती हैं। तो आप सोचिए, पूरी जनरेशन को एंग्जाइटी है। तो ये गलत नोशन है सिर्फ कि आप प्लास्टिक की बोतल 10 रुपए की ले लें और सस्ती है, लेकिन आपकी हेल्थ पर जो प्रभाव है, तमाम चीज़ें उसमें जुड़ के आती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महंगी हैं। एग्जैक्टली, एज अ कम्युनिटी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। विमलेंदु, जो अभी रवि अग्रवाल ने बात कही, ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक को बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे देश डेवलप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अलग करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं और हम कहाँ पे गलत हैं? इनकी बात का आप जवाब समझाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उस इकोनॉमिक मॉडल में ही तो प्रॉब्लम है। वो उन सारे देशों ने, वो जो 5 विश्व के सबसे अमीर देशों ने तो बहुत कार्बन यूज किया, तो क्या हम भी कार्बन यूज करें? अभी पूरी की पूरी कवायद हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पूरे विश्व के सारे लोग यही कहते हैं कि वो जो उनका मॉडल था वो एक रिग्रेसिव मॉडल था। देखने में वो एक बहुत एक कैपिटलिस्ट मॉडल था, देखने में बहुत अच्छा था वो मॉडल, लेकिन अभी जो गति हमारी हुई है हमारे पूरे के पूरे ग्लोबल वार्मिंग की, वो उसी मॉडल के कारण हुई है। तो क्या हम चाहते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक एंड रिसोर्सेज अमेरिकन मॉडल हम फॉलो करें? तो ये तो बात तो ऐसी, मतलब इसका मुझे नहीं लगता कि डिजर्व्स एन आंसर जस्ट बिकॉज अमेरिका एंड यूरोप इज फॉलोइंग इट एंड देयरफॉर वी शुड आल्सो फॉलो इट जस्ट बिकॉज दे हैव बीन स्टूपिड। बट व्हाई आर वी नंबर 1? ये मतलब वो जो देश इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब कम हो गए, इसका मतलब उनका इस्तेमाल कम हुआ होगा कि क्या है, या डिस्पोजल बेटर है? देखिए, गवर्नेंस उसके साथ साथ जो है, गवर्नेंस के साथ जो बैकअप है
वो भी सिस्टम, क्योंकि लैंडफिल, आप वहां के लैंडफिल्स में आग लगते हुए आपने नहीं देखा होगा, उनकी नदियों में आग लगी थी बहुत साल पहले, लेकिन उन्होंने फिर उसको ठीक किया और हमारी नदियां अभी भी काली हैं, प्रदूषित हैं और जल रही हैं। तो गवर्नेंस जो है, वहां पे कोई भी कॉर्पोरेशन के ऊपर एक चार्ज अगर लग जाता है, एक रिपोर्ट आ जाता है कि आपके प्लास्टिक, आपकी चीनी में माइक्रो प्लास्टिक आ गया, तो उनके ऊपर हजारों हजार करोड़ के पेनल्टीज लगती हैं। हमारे यहाँ नहीं लगता है, हमारे यहाँ एक दिन के अंदर एक सर्कुलर निकलता है, कहता है कि फॉर द ग्रेटर कॉमन गुड इंडियन इकोनॉमी को हम डैमेज करें। तो बहुत बार मेरे, गोयनका जी, गौरी, बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर कहा जाता है कि हम देश को पीछे धकेलना चाह रहे हैं। नहीं, हम देश के लोगों को सेंटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन में लेके आना चाह रहे हैं, ना कि प्रोग्रेस। प्रोग्रेस विदाउट पीपल इज जीरो। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी द ओनली इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, अनफॉर्चुनेटली। और ये ब्लाइंडली फॉलो करना अमेरिकन मॉडल, क्योंकि अमेरिका खुद पीछे जा रहा है और यूरोपियन मॉडल, डेवलप्ड कंट्रीज खुद समझ रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां की वो नहीं दोहरा सकते और वही कर रहे हैं, और हमें वो गलतियां नहीं दोहरानी है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड ने दोहराया है, चाहे वो फॉसिल के बारे में हो, एनर्जी के बारे में हो, प्लास्टिक के बारे में हो या लाइफस्टाइल के बारे में। सही, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर डेवलप्ड देश जो हैं वो गलतियां कर चुके हैं तो हमें ब्लाइंडली उनके पीछे नहीं जाना है और उसी मॉडल को नहीं अपनाना है, और ये भी कि वहाँ पर एक बार कोई गलती जो होती है उसको सुधारने की कोशिश हो रही है, उस पर कार्रवाई होती है, पर हमारे यहाँ नमक और चीनी में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। तो इस चर्चा का मकसद यही था कि हम आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, इस पे बातचीत हो। इस तरह की बातचीत जो है वो केंद्र में होनी चाहिए ताकि लोगों को जानकारी हो। ये लोगों के स्वास्थ्य का भी सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।